अध्येता की विशेषताएं। अध्येता का सामान्य अर्थ होता है अध्ययन करने वाला। अध्येता या विद्यार्थी की बात हो रही है। अध्येता को अधिगमकर्ता, शिक्षार्थी या विद्यार्थी भी कहते हैं। शिक्षण के केंद्र बिंदु में अध्येता एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अध्येता शिक्षा ग्रहण करने के शुरुआती समय में अपरिपक्व अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही वह सामाजिक व सांस्कृतिक गुणों के माध्यम से चारित्रिक सद्गुणों का आत्मसात करता है, वह परिपक्वता की श्रेणी में आ जाता है। विद्यालयी वातावरण अध्येता के मानस पटल पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसका प्रभाव हमें सभी शिक्षक व साथी सहपाठियों के साथ अध्येता के मिलनसार व्यवहार में दिखाई देता है। विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से ही अध्येता में अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो उसे जीवन पर्यंत बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। अध्येता की विशेषताएं। एक अध्येता के सद्गुणों व विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख निम्नलिखित अवयवों बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। मूल प्रवृत्तियाँ: संवेग व अस्थायी भाव, अभिवृद्धि एवं विकास, वंशानुक्रम एवं वातावरण, खेल एवं खेल प्रणाली। शिक्षार्थी की मूल प्रवृत्तियाँ। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जिन्हें सीखना नहीं पड़ता, जो प्रेरक शक्तियों के माध्यम से प्राणी मात्र के व्यवहार को परिचालित करते हैं। इन्हें मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। जैसे भय लगना और भय लगने पे भागना, भूख लगने पर भोजन खोजना। जिस प्रकार ईंटें मकान निर्मित करने में सहायक होती है, ठीक उसी प्रकार मूल प्रवृत्तियाँ मानव व्यवहार के स्वरूप को निर्मित करने में सहायक होती हैं। विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव क्रियाओं के प्रमुख चालक हैं। यदि मूल प्रवृत्तियाँ तथा उनसे संबंधित शक्तिशाली संवेगों को हटा दिया जाए तो प्राणी किसी भी प्रकार कार्य नहीं कर सकता है। वह उसी प्रकार गतिहीन और निश्चल हो जाएगा जिस प्रकार एक अच्छी घड़ी जिसकी मुख्य कामिनी हटा दी जाए, या अश्वमीन इंजन हो जिसका आग बुझा दिया गया है। वेलेंटाइन के अनुसार मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जो निश्चित तरीके से क्रिया करके किसी जैविकीय प्रयोजन को पूरा करती है। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। मूल प्रवृत्तियों सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियों के साथ एक संवेग अवश्य जुड़ा रहता है। मूल प्रवृत्तियाँ कभी नष्ट नहीं होती, ये आदत से भिन्न होती है, ये उद्देश्यपूर्ण होती है, इसके अनुभव से व्यक्ति या प्राणी लाभ उठाता है, ये जन्मजात होती हैं, इसको वातावरण, बौद्धिक कौशल और शिक्षा द्वारा विकसित और संवर्धित किया जा सकता है। मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व। रॉस के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ व्यवहार के अध्ययन के लिए आवश्यक है, अतः शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार में उसके अत्यधिक महत्व है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी अध्येता के आचार विचार व व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इन परिवर्तनों के मूल स्रोत में मूल प्रवृत्तियाँ विद्यमान रहती हैं। इनके निम्नलिखित शैक्षिक महत्व है। आदत निर्माण में सहायता करना, रुचि और रुझान जानने में सहायता करना, ज्ञान अर्जन में सहायता करना, अनुशासन स्थापित करने में सहायता करना, प्रेरणा देने में सहायता करना, चरित्र विकास में सहायता करना, मन को समझने की क्षमता प्रदान करना। मूल प्रवृत्तियों की उपयोगिता। शिक्षक की दृष्टि से मूल प्रवृत्तियों की निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं। जिज्ञासा, रचनात्मकता, संग्रह, आत्मस्थापना, सामूहिकता, पलायन। संवेग एवं अस्थायी भाव। संवेग: प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। इन अनुभवों
से मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनसे मानव में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। इन भावों को मनोवैज्ञानिक भाषा में संवेग कहते हैं। मानव के सामाजिक व्यक्तित्व व विकास में संवेगों का योगदान होता है। संवेग निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, सुखद संवेग और दुखद संवेग। स्नेह, हर्ष, प्रेम जैसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं, ये सुखद संवेग हैं। भय, घृणा, क्रोध, निराशा जैसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं, दुखद संवेग। रॉस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। मैकडूगल के अनुसार संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय, अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। संवेग की विशेषताएं। संवेग की व्यापकता। विकास के सभी स्तरों में तथा सभी जीवित प्राणियों में संवेग होते हैं। शारीरिक परिवर्तन। संवेगात्मक अनुभव के दौरान प्राणियों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे आंतरिक शारीरिक परिवर्तन और बाह्य शारीरिक परिवर्तन। विचार प्रक्रिया का लोप होना। संवेग आने पर हम उचित अनुचित पर विचार नहीं कर पाते। मूल प्रवृत्तियों से संबंध। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। संवेग में क्रियात्मक प्रवृत्ति की उपस्थिति। क्रोध में मुट्ठी बंध जाना। संवेगों का स्थानांतरण। क्रोधित व्यक्ति को समझाने पर खुद उसके क्रोध का शिकार हो जाना। सुख या दुख के भाव। संवेग किसी स्थूल वस्तु या परिस्थिति के प्रति अभिव्यक्त किए जाते हैं। इसमें सुख दुख के भाव निहित होते हैं। संवेगों की अस्थिरता। संवेग शीघ्रता से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे समाप्त होते हैं। क्रोध में माँ बच्चों को पीटती है, परंतु कुछ समय पश्चात वह कारण व वात्सल्य से विभोर हो जाती है। करुणा व वात्सल्य से विभोर हो जाती है। व्यक्तिकता। भिखारी को देखकर एक व्यक्ति में दया का भाव उत्पन्न होता है, वही दूसरे व्यक्ति को क्रोध और घृणा आता है। संवेग की शिक्षा में महत्व। संवेग का शिक्षा में महत्व। अधिगम की प्रक्रियाओं का संबंध सीधे संवेगों से होता है। शिक्षण कार्य सफल माना जाता है यदि विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास संवेगात्मक रूप से विचलित हुए बगैर हो। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में संवेगों के प्रशिक्षण के अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पहलुओं का सम्मिलित किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की रिपोर्ट 1955 के अनुसार लर्निंग इन द स्ट्रिक्ट एजुकेशन सिंस विल नॉट प्रोसीड satisfactory if the child's life disturbed। अस्थायी भाव। अस्थायी भाव एक अर्जित संस्कार है। अर्जित संस्कार धीरे धीरे व्यवस्थित होकर अस्थायी भाव का रूप धारण कर लेते हैं। फलस्वरूप आचरण व व्यवहार नियंत्रित होने लगते हैं। उदाहरण, माता अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य, करुणा, दया, आनंद आदि संवेगों का अनुभव करती है। इसी के कारण माता में बच्चों के प्रति प्रेम का अस्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। रॉस के अनुसार अस्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित संस्कारों का एक संगठन है। सैड के अनुसार अस्थायी भाव संवेगात्मक प्रवृत्तियों की वह संगठित अवस्था है जो किसी वस्तु के चारों ओर केंद्रित हो जाती है। अस्थायी भाव के प्रकार। मूर्त अस्थायी भाव, अमूर्त अस्थायी भाव, नैतिक अस्थायी भाव, साधारण अस्थायी भाव, जटिल अस्थायी भाव। अस्थायी भाव की विशेषताएं। अस्थायी भाव संवेगों के रूप को निश्चित करता है। अस्थायी भाव में संवेग निहित होते हैं। अस्थायी भाव व्यवहार को नियंत्रित एवं प्रेरित करता है। अस्थायी भाव व्यक्तित्व के आधारभूत तत्व हैं। यह संवेगों के कारण अर्जित संस्कार है, यह जन्मजात नहीं होता है।
मूल प्रवृत्तियों के साथ अस्थायी भाव का पारस्परिक व अनुगामी संबंध होता है। इसका निर्माण और विकास अनुभवों के फलस्वरूप होता है। अस्थायी भाव चरित्र और व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करने में सहायक होता है। अस्थायी भाव का शिक्षा में महत्व। शिक्षक और अभिभावक अस्थायी भाव को विकसित करके विद्यार्थियों के नैतिक विकास में सहायता कर सकते हैं। शिक्षक द्वारा आत्मसम्मान के अस्थायी भाव को विकसित किया जाना चाहिए। यह अस्थायी भाव किसी भी विद्यार्थी या बच्चे के चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र, देश का इतिहास व साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। इसके द्वारा विद्यार्थियों में देश प्रेम का अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। इसके द्वारा अच्छी आदतों का निर्माण होता है, जिनसे अनुशासन, आचार विचार एवं व्यवहार को संतुलन बनाने में सहायता मिलती है। अस्थायी भाव और संवेग में अंतर। अस्थायी भाव vs संवेग। अस्थायी भाव एक मानसिक संरचना है और एक प्रकार का स्थायी संस्कार है, और संवेग मानसिक क्रिया है जो कि अस्थायी प्रकृति की होती है। इसकी अनुभूति कुछ समय के लिए ही होती है। अस्थायी भाव में मानसिक संगठन का एक अंग है, स्नायु विन्यासों की एक संगठित अवस्था है, और संवेग अनुभव का तत्व है जो कार्य करने की एक प्रणाली है। अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि किसी भी व्यक्ति में होने वाले स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि में व्यक्ति के केवल एक पक्ष अर्थात उसके बाहरी शारीरिक पक्ष को शामिल किया जाता है। व्यक्ति के बाहरी शारीरिक पक्ष में होने वाले सभी सकारात्मक परिवर्तन जिन्हें हम देख सकते हैं, साथ ही माप सकते हैं और तौल सकते हैं, उन्हें अभिवृद्धि कहा जाता है या कहते हैं। उदाहरण के लिए या एग्जाम्पल के लिए, अध्येता या बालक की लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना इत्यादि। अभिवृद्धि का प्रारंभ जन्म से लेकर किशोरावस्था तक माना जाता है। विकास डेवलपमेंट किसी भी व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक पक्ष में जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं, जिसका विकास मुख्यतः व्यक्ति की परिपक्वता व अधिगम पर निर्भर करता है। विकास का संबंध व्यक्ति के गुणों से होता है। विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति के सभी पक्ष, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य, को शामिल किया जाता है। विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि व्यक्ति का एक पक्ष सदैव ही दूसरे पक्ष का सहयोग करता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। विकास के पक्ष। एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति के विकास में निम्नलिखित पक्षों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि अध्येता की विकास प्रक्रिया में प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्षों की सहायता करता है, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास। विकास की अवस्थाएं। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स, रॉस, हरलॉक आदि मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को विभाजित किया है। किसी भी मानव का विकास 4 अवस्थाओं के अंतर्गत ही पूर्ण होता है, जिन्हें नीचे बॉक्स में दर्शाया गया है। विकास की 4 अवस्थाएं। विकास की 4 अवस्थाएं शैशव, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशव जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। बालक आयु वर्ग समान, बालिका आयु वर्ग समान 5 वर्ष। अधिगम अवस्था आदर्श अवस्था। शैशव में आदर्श अवस्था। किशोरावस्था बालक के लिए 13 से 18 और किशोरावस्था बालिका के लिए 11 से 17। ठीक है। और बाल्यावस्था लड़का के लिए 6 से 12 और बाल्यावस्था बालिका के लिए 6 से 10। इसको अनोखा काल कहते हैं और किशोरावस्था को कठिन काल। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद के एज को कहते हैं।
शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रथम 3 अवस्थाओं का विशेष महत्व है। विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षा के स्वरूप: पालन पोषण, स्वच्छ वातावरण, ये शैशव। सबसे प्रथम जो विकास की अवस्था है वो प्रथम अवस्था में, शैशव अवस्था में विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षा का स्वरूप: पालन पोषण, स्वच्छ वातावरण, स्नेहपूर्ण व्यवहार, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, जिज्ञासा की संतुष्टि, आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर, क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा, कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, आत्माभिव्यक्ति के लिए अवसर, शिक्षा में संगीत का स्थान, पाठ्यक्रम का रुचिकर होना, शिक्षण विधि क्रियात्मक हो, सामाजिक भावना का विकास हो, अच्छी आदतों के निर्णय के लिए अवसर, नैतिक तथा चारित्रिक विकास के लिए शिक्षा, भय तथा दंड से दूर रखना और संवेगात्मक सुरक्षा। ये है शैशव के लिए, यानी जन्म से 5 वर्ष के बच्चों के लिए। अब है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या है? 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पर ध्यान देना, बाल मनोविज्ञान, भाषा विकास पर ध्यान, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधि रुचिकर हो, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, मानसिक स्तर व वातावरण का ध्यान, संवेगात्मक विकास पर ध्यान, जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान, संचय की प्रवृत्ति की संतुष्टि, सह पाठ्यक्रम क्रियाओं की व्यवस्था, सामाजिक गुणों का विकास और नैतिक शिक्षा बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। किशोरावस्था, ये है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, यौन शिक्षा की आवश्यकता, सहानुभूति व्यवहार। ये किशोरावस्था की शिक्षा है। वो शिक्षा के स्वरूप के बाद अब हम लोग विभिन्न अवस्थाओं के प्रमुख विशेषताएं देखते हैं कि शैशव, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में क्या क्या विशेषताएं होती हैं बच्चों की। तो शैशव में शारीरिक विकास में तीव्रता, अपरिपक्वता पर निर्भरता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, आत्म प्रेम की भावना, नैतिक भावना का अभाव, सामाजिक भावना का विकास, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, काम प्रवृत्ति का प्रबल होना, फ्रायड के द्वारा कहा गया है काम प्रवृत्ति का प्रबल होना, अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में रुचि, जिज्ञासा की प्रबलता, मानसिक योग्यता में वृद्धि, सामूहिक खेलों में विशेष रुचि, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, सामाजिक एवं नैतिक विकास, सुसुप्त काम प्रवृत्ति, आत्मनिर्भरता की भावना, संग्रह प्रवृत्ति का विकास। शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, विरोधी मानसिक दशाएं, मानसिक विकास, अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव, संवेगात्मक जीवन, रुचियों में परिवर्तन, काम भावना का विकास, बुद्धि की अधिकतम विकास, समलिंगीय काम भावना, आत्म प्रेम, निर्भरता व अधीनता की प्रवृत्ति, परमार्थ का बाहुल्य, समाज सेवा की भावना, आत्मसम्मान की भावना, समूह प्रवृत्ति का विकास, बहिर्मुखी
प्रवृत्ति, अपराध प्रवृत्ति का विकास, व्यवसाय चुनाव की चिंता। ये है विशेषताएं। अब है अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत। उस समान प्रतिमान का सिद्धांत ये एडलर ने दिया है। समान प्रतिमान का सिद्धांत एडलर ने। दिशा का सिद्धांत फिर है विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, विभिन्न अवस्थाओं में गति का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंधों का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत। अभिवृद्धि व विकास में अंतर। अभिवृद्धि, विकास। अभिवृद्धि में सीमित संकुचित अर्थ में प्रयोग। इसमें अभिवृद्धि में सीमित और संकुचित अर्थ का प्रयोग होता है। विकास में व्यापक अर्थ में प्रयोग। अभिवृद्धि में केवल बाहरी शारीरिक पक्ष शामिल होता है और विकास में शारीरिक एवं मानसिक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, विकास में निश्चित क्रम होता है। परिवर्तन में विवृद्धि सूचक होता है अभिवृद्धि में, और विकास में परिवर्तन रचनात्मक या विनाशक होता है। अभिवृद्धि में जन्म से किशोरावस्था तक अभिवृद्धि होती है और विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है और विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि को सीधे माप सकते हैं और विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम बालक को अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों और पूर्वजों से जो भी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं और गुण प्राप्त होते हैं उन्हें वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। विज्ञान की एक शाखा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो गुण हस्तांतरित किए जाते हैं उन्हें ही वंशानुक्रम कहते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरित होना वंशानुक्रम है। इस प्रकार वंशानुक्रम का गुण माता पिता द्वारा उनके बच्चों में हस्तांतरित होते हैं, जबकि विकास मानव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया के परिणाम पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम के सिद्धांत या नियम। तो वंशानुक्रम में बीज कोष की निरंतरता का नियम बीजमैन दिए हैं। समानता का नियम गोडार्ड द्वारा दिया गया है। जैव सांख्यिकीय नियम गाल्टन ने दिया है। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम लैमार्क और मैकडूगल ने दिया है। प्रत्यागमन का नियम सोरेनसन ने दिया है और वंशागति के सिद्धांत मेंडल का नियम मेंडल आनुवांशिकता के जनक मेंडल द्वारा दिया गया है। अध्येता या बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। अध्येता के मानसिक व शारीरिक दोनों लक्षणों पर वंशानुक्रम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। ये प्रभाव निम्नलिखित है। प्रभाव का नाम और प्रतिपादक या जनक। जैसे शारीरिक लक्षणों का प्रभाव तो कार्ल पियर्सन ने दिया है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव कार्ल पियर्सन ने दिया है। व्यावसायिकता पर प्रभाव कैटल ने दिया है। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव क्लिनबर्ग ने दिया है। मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव थॉर्नडाइक। सामाजिकता का प्रभाव विनविस। चरित्र पर प्रभाव डगडेल। महानता पर प्रभाव फ्रांसिस गाल्टन और बुद्धि पर प्रभाव गोडार्ड ने दिया है। वातावरण। किसी व्यक्ति के चारों ओर आवरण अथवा घेरे को ही वातावरण कहते हैं। इसमें वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जिनके प्रभाव व्यक्ति के जीवन और व्यवहार पर पड़ता है। अध्येता के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल वातावरण का होना एक अनिवार्य शर्त है।
मानव के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। जी.एस. रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अध्येता पर वातावरण का प्रभाव। वाटसन के अनुसार मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, ये जो चाहूँ बना सकता हूँ। इस प्रकार वाटसन ने वातावरण के महत्व को स्पष्ट किया है। वातावरण का प्रभाव और प्रतिपादक या जनक। मानसिक शक्तियों का विकास का गॉर्डन ने दिया। बुद्धि पर प्रभाव कैडोल और स्टीफन्स ने दिया। व्यक्तित्व पर प्रभाव कूले ने दिया। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव फ्रंट बोनेस ने दिया। वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य संबंध। अध्येता के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का समान योग होता है। दोनों एक दूसरे के सापेक्षिक प्रभाव डालते हैं। वुडवर्थ और मारिक्चस के अनुसार व्यक्ति, वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं वरन दोनों तत्वों का गुणनफल है। जैसे कि विकास इक्वल टू वंशानुक्रम इंटू वातावरण। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जीवन की प्रत्येक घटना वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम होती है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक की उतनी ही आवश्यकता है जितनी दूसरे की। दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। जैसे कि वातावरण, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता, बालक और ये अध्येता। तो अध्येता इज इक्वल टू वंशानुक्रम गुने वातावरण का परिणाम। अध्येता या बालक वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल होता है। वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है अध्येता। दोनों की परस्पर निर्भरता है। दोनों का एक समान महत्व है। दोनों अपृथकता दर्शाते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों के मध्य अंतर या विभेद करना मुश्किल है। शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व। वंशानुक्रम का महत्व और वातावरण का महत्व। वंशानुक्रम में मूल प्रवृत्तियों में अंतर होता है और वातावरण में अध्येता के लिए अनुकूल वातावरण का ज्ञान होना चाहिए। वंशानुक्रम में शारीरिक विभिन्नता का ज्ञान होता है और वातावरण में अध्येता का परिवार के प्रभाव का ज्ञान पड़ता है। वंशानुक्रम में अध्येता के सीखने में अंतर होता है और वातावरण में अध्येता को संपूर्ण समाजीकरण का ज्ञान होता है। वंशानुक्रम में पीढ़ियों में होने वाले आनुवंशिक लक्षण होते हैं और वातावरण के महत्व में चारित्रिक निर्माण की संभावनाओं का विश्लेषणात्मक ज्ञान होता है। वंशानुक्रम में लिंग भेद ज्ञान होता है और वातावरण में अध्येता को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होता है। वंशानुक्रम में जन्मजात गुणों एवं क्षमताओं में अंतर होता है। समस्याओं के समाधान में सहायक होता है वंशानुक्रम। खेल एवं खेल प्रणाली। अध्येता के विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक विकास में सहायता मिलती है। इन्हीं आधारों पर खेल को विभिन्न प्रकारों जैसे परीक्षणात्मक खेल, गतिशील खेल, बौद्धिक खेल, लड़ाई खेल, सहयोगात्मक खेल आदि में विभक्त किया गया है। खेलों के माध्यम से ही अध्येता अपनी सामान्य प्रवृत्तियों को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करता है। शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का उद्देश्य शिक्षा को रुचिकर बनाना और अध्येता बालक में व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा में खेल प्रणाली के जनक काल्डवेल कुक हैं। शिक्षा में खेल प्रणाली के जनक काल्डवेल कुक को माना गया है। खेल आधारित शिक्षण विधियाँ। खेल आधारित शिक्षण विधियाँ। प्रतिपादक और जनक। तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक या जनक है फ्रोबेल, जर्मनी के हैं। मॉन्टेसरी विधि के
जनक है मोरिया मोंटेसरी इटली की हैं। बाल्चर विधि की जनक है बेडेन पॉवेल, ये बाल्चर विधि की जनक हैं। विनेटका विधि की जनक है कार्लटन वाशबर्न। व्यक्तिगत भिन्नताएं। भिन्नता प्रकृति का नियम है। इस दुनिया में कोई भी दो प्राणी पूरी तरह एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वे मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी। अलग अलग व्यक्तियों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता के परिभाषा। स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व के वे सभी पहलू जिनका मूल्यांकन किया जा सकता है व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने समूह में शारीरिक एवं मानसिक तौर पर जो भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। टाइलर के अनुसार शरीर के रंग, रूप, आकार, प्रकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में मौजूद भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार। मनुष्य के अलावा सभी प्राणियों में केवल शारीरिक बनावट एवं शारीरिक क्षमता के आधार पर भिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कई आधार होते हैं। अपनी पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डिफरेंसेस में टाइलर ने लिखा है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर का आधार भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता हो सकती है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया है। जैसे जाति के आधार पर समाज में जाति एवं नस्ल संबंधित भिन्नताएं पाई जाती है। विभिन्न जातियों में रहन सहन, खान पान तथा उनकी संस्कृति आदि में अंतर होता है। कोई जाति विद्या अर्जन के लिए प्रसिद्ध होती है तो किसी को युद्ध लड़ने के लिए किया जाता है। धर्म के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता जो है, धर्म व्यक्ति के नैतिक मूल्यों एवं आचरण को निर्धारित करता है। संसार में अनेक धर्म हैं जिनके रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार तथा उनकी मान्यताओं में अंतर होता है। यही अंतर व्यक्ति की भिन्नता को दर्शाता है। अभिवृत्ति के आधार पर भिन्नता। किसी भी दो व्यक्ति की अभिवृत्ति एक समान नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यक्ति की अभिवृत्ति एवं रुचि अलग अलग होती है। भाषा के आधार पर भिन्नता देखें तो प्रत्येक भाषा समुदाय की अपनी पहचान होती है, चाहे वो अंचल के आधार पर हो अथवा राष्ट्र के आधार पर। दो भिन्न भाषाओं से जुड़े व्यक्तियों में भिन्नताएं स्पष्ट हो जाती है। लिंग के आधार पर भिन्नता। आज किसी न किसी रूप में विश्व के प्रत्येक देश या क्षेत्र में नारियों को दोयम दर्जे पर रखा जाता है, जो न सिर्फ रूढ़िवादिता के कारण बल्कि अमानवीय भी है। समुदाय के आधार पर भिन्नता। आज पूरी दुनिया छोटे छोटे और बड़े बड़े कितने समुदायों में विभक्त है। पश्चिमी देशों के लोग स्वयं को पूर्वी लोगों की तुलना में श्रेष्ठ मानते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार। स्किनर ने व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत 3 लक्षणों को शामिल किया है: बुद्धि, शारीरिक या विकासात्मक भिन्नताएं और उपलब्धि। टाइलर ने व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत इन भिन्नताओं को रखा है: बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नता, विद्यालय उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता, विशेष अभिक्षमताओं और अभियोग्यताओं में व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तित्व में व्यक्तिगत भिन्नता, संज्ञानात्मक शैली में व्यक्तिगत भिन्नता। प्रमुख व्यक्तिगत भिन्नताएं। शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता में कई पहलू आते हैं: कद का छोटा या लंबा होना, सांवले या गोरे रंग का होना, मोटा, पतला या कमजोर इत्यादि विभिन्न शारीरिक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं।
बौद्धिक भिन्नता, जहाँ कुछ बच्चे प्रभावशाली होते हैं वहीं कुछ मंदबुद्धि और उदासीन बुद्धि वाले भी होते हैं, जबकि कुछ सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। समान बुद्धि वाले बच्चों की संख्या अधिक होती है। व्यवहारिक भिन्नता, हर बच्चा अलग अलग लोगों के समक्ष अलग अलग व्यवहार करता है। विभिन्न पहलुओं को लेकर उनकी प्रतिक्रिया भी अलग अलग हो सकती है। उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता, उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर यह पता चलता है कि प्रत्येक बच्चा उपलब्धि क्षमताओं में भिन्न होता है। यह भिन्नता पढ़ने, लिखने और गणित सीखने आदि में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। लैंगिक भिन्नता, लैंगिक भिन्नता, पुरुषों और स्त्रियों में लैंगिक भिन्नता होती है। हालांकि अधिगम के क्षेत्र में बच्चे बालिकाओं में भिन्नता नहीं पाई जाती। भाषागत भिन्नता, भाषा एक कौशल है। भाषा का विकास मनुष्य के जन्म से प्रारंभ हो जाता है। भाषा के विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, अनुकरण व मनोविज्ञान जैसे अनेक कारकों की भूमिका होती है। किसी बच्चे की संप्रेषण शक्ति का अत्यधिक प्रभावशाली होती है तो कोई इसमें उतना कुशल नहीं होता। पारिवारिक एवं सामुदायिक भिन्नता, मानव का व्यक्तित्व अपने परिवार एवं समुदाय से सर्वाधिक प्रभावित होता है। हर व्यक्ति के परिवार का माहौल अलग अलग होता है। माहौल के अंतर आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक कारणों से हो सकता है। संवेगात्मक भिन्नता, कुछ बच्चों में संवेगात्मक भिन्नता होती है। कुछ चिड़चिड़े होते हैं, कुछ शांत, जबकि कुछ प्रसन्न चित्त रहते हैं तो कुछ उदास प्रवृत्ति के होते हैं। अभिवृत्ति भिन्नता, कुछ बच्चे पढ़ाई में अत्यधिक रुचि लेते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं। किसी को साहित्य पसंद होता है, किसी को विज्ञान, कोई सामाजिक विज्ञान पसंद करता है, कोई गणित। इस तरह अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। व्यक्तित्व के आधार पर भिन्नता, कोई व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी। कोई बच्चा अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी। सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव उसकी योग्यता एवं बुद्धिमत्ता से ज़्यादा होता है। टायलर के अनुसार व्यक्ति की योग्यताओं के बजाय व्यक्तित्व की भिन्नताएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं। विशेष अभिक्षमताओं और अभियोग्यताओं के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। इसके अंतर्गत विशेष अभिक्षमता से तात्पर्य बच्चे जैसे ऐसी शक्ति से है जिनके द्वारा वह किसी व्यवसाय या विद्यालय के किसी विशिष्ट विषय में विशेष सफलता अर्जित करता है। बौद्धिक क्षमताओं के अंतर्गत होने की वजह से व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। यह अंतर अभियोग्यताओं में भी देखा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व। शैक्षिक आवश्यकता के अनुसार शिक्षण में सहायक। मनोविज्ञान में यह सहज स्वीकार्य है कि बच्चों की क्षमता, योग्यता, उनकी रुचि एवं रुझान अलग अलग होते हैं। इसके लिए आवश्यक है बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षण व्यवस्था की जाए। उत्तम शिक्षण के लिए कक्षा को वर्गीकृत करने की भूमिका। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर मंदबुद्धि या पिछड़े बच्चों की शिक्षा के लिए अलग शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षण गुणवत्ता बढ़ाने हेतु कक्षा या आकार तय करने में सहायक। कक्षा का आकार बच्चों के मानसिक स्तर के आधार पर तय किया जाता है। यदि अधिगम में कमजोर बच्चों की संख्या अधिक है तो कक्षा का आकार कम होना चाहिए। अधिगम में अच्छे बच्चों की कक्षा का आकार अपेक्षाकृत बढ़ा रखा जा सकता है। बच्चों की आयु, वर्ग एवं स्तर के अनुसार पाठ्यचर्या तैयार करने में सहायक।
व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होने से विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षक यह निर्धारित कर पाते हैं कि किस आयु वर्ग एवं किस स्तर के विद्यार्थी के लिए किस तरह का पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या तैयार किया जाए। बच्चों के दिशा निर्देशन में निर्णायक भूमिका। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होने से बच्चों को उनकी क्षमता, योग्यता, मानसिक स्तर, बुद्धि, लब्धि इत्यादि के आधार पर शिक्षा में एक विद्यालय परिसर में दिशा निर्देशित किया जा सकता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापन की विधियाँ। व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने की अनेक विधियाँ होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ निम्नलिखित हैं। निरीक्षण या अवलोकन विधि। यह दो प्रकार की होती है, नियंत्रण और अनियंत्रण। इसमें व्यक्ति के गुण विशेष के बारे में पता किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत भिन्न भिन्न परिस्थितियों के दौरान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह सार्वभौमिक होती है। इसके प्रवर्तक वॉटसन हैं। प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तन सुकरात, यूनान के हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग श्रेय वुडवर्थ को जाता है। इस विधि के 4 प्रकार के प्रश्नावली का प्रयोग होता है। प्रतिबंधित या बंद प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों का आयोजन किया जाता है जिसका उत्तर हाँ या नहीं के रूप में होता है। खुली प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जिनका उत्तर विस्तार पूर्वक एवं मुक्त रूप से दिया जा सके। चित्रित प्रश्नावली। इसमें व्यक्ति से चित्रों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। मिश्रित प्रश्नावली। इसमें उपयुक्त तीनों विधियाँ शामिल होती है, अतः इस प्रश्नावली में प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली एवं चित्रित प्रश्नावली तीनों प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाते हैं। साक्षात्कार विधि। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। साक्षात्कार में 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर बातचीत के जरिए एक दूसरे के बारे में जानते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। निर्देशित साक्षात्कार, अनिर्देशित साक्षात्कार और समाहार। निर्देशित साक्षात्कार। इसमें पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस साक्षात्कार में सबसे पहले अच्छी तैयारी करना इसको सफल बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अनिर्देशित साक्षात्कार। इसमें पहले से कुछ तय नहीं होता, ना तो प्रश्न तय होते हैं और ना प्रश्नों की संख्या। यहाँ तक कि कई मामलों में इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित होती है। समाहार। इसमें निर्देशित साक्षात्कार और अनिर्देशित साक्षात्कार दोनों शामिल होते हैं। इसमें समय व आवश्यकता के अनुसार प्रश्नों को शामिल किया जाता है, अतः समय सीमा भी यथानुसार तय होती है। प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपी शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्रॉयड ने किया था। इस विधि की पुनरावृत्ति विधि भी कहते हैं। इस विधि में अपनी बातों, विचारों, भावनाओं आदि को स्वयं न बताकर किसी अन्य के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इस विधि में अचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं को बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। प्रक्षेपी विधि में कई परीक्षण होते हैं जो इस प्रकार हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण। व्यक्तिगत भिन्नता ज्ञात करने के लिए 3 परीक्षण उपलब्ध हैं, जैसे रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत एवं सामूहिक। जब एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है तो यह व्यक्तिगत परीक्षण होता है। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है तो उसे सामूहिक परीक्षण कहते हैं। अभिभावकों की रिपोर्ट। कई बार विद्यार्थियों के कुछ गुण या अवगुणों के बारे में उनके अभिभावकों से पता चलता है। इस दौरान ऐसा भी होता है कि विद्यार्थियों की किसी भी ऐसी योग्यता के बारे में पता चलता है जिस पर शिक्षक का ध्यान ना गया हो। मापदंड मूल्यांकन। यह मूल्यांकन कई तरह से होता है, जैसे 3 बिंदुओं पर आधारित, 5 बिंदुओं पर आधारित, 7 बिंदुओं पर आधारित। वैज्ञानिक का नाम, परीक्षण का नाम और परीक्षण वर्ष।
मॉर्गन व मरे इंग्लैंड व अमेरिका के हैं। इनका परीक्षण का नाम प्रासंगिक अंतर्बोध कथा प्रसंग परीक्षण टैट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट मॉर्गन एवं मरे 1935। लियोपोल्ड बेलॉग ऑस्ट्रिया परीक्षण का नाम बाल प्रसंग परीक्षण कैट चिल्ड्रेन अपर्सिएप्शन टेस्ट 1948। हर्मन रोसार्क स्विट्जरलैंड स्याही धब्बा परीक्षण IBT इंक ब्लोट टेस्ट 1921। हर्बन इबिंगॉस जर्मनी वाक्य पूर्ति परीक्षण का नाम SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट 1897। गॉल्टन इंग्लैंड स्वतंत्र शब्द सहचरी परीक्षण FWAT फ्रीडम वर्ड अपर्सिपेशन टेस्ट। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण व्यक्तिगत भिन्नता का कोई एक निश्चित कारण नहीं होता। इसके प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारण संभव हैं, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता के कई कारण हो सकते हैं। हम कुछ प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे जो इस प्रकार हैं। वंशानुक्रम या आनुवंशिकता। आनुवंशिकता व्यक्तिगत भिन्नता का पहला कारण है। रूसो, पियर्सन और गाल्टन इसका समर्थन करते हैं। इनके अनुसार व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक भिन्नताओं का एकमात्र कारण उनका वंशानुक्रम ही है। वंशानुक्रम से बच्चों में गुण और अवगुण दोनों ही प्राप्त होते हैं। सामान्यतः यह देखने में आता है कि सदाचार वाले लोगों की संतानें सदाचारी और दुराचारी लोगों की संतानें दुराचारी हो जाती हैं। वातावरण व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक वातावरण भी है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चा जिस तरह के वातावरण में पलता है उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जुड़वा बच्चों में से यदि एक को साधारण विद्यालय में और दूसरों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाया जाए तो दोनों की शैक्षिक योग्यताओं में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। बच्चे पर हर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक आदि। पहाड़ों पर रहने वाले लोग मैदानी इलाकों की अपेक्षा छोटे कद के होते हैं। जनजातीय प्रजाति व देश विभिन्न जनजातीय के लोग अलग अलग तरह के होते हैं। उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि में पर्याप्त अंतर होता है। उत्तर प्रदेश की बुक्सा या जौनसारी जनजाति और मेघालय के गारो या खासी जनजातियों में हर स्तर पर अंतर होता है। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनजातियों को मैदानी इलाकों के अनुसार जीवन यापन करने में कुशलता होती है, वहीं मेघालय की जनजातियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन यापन में सिद्ध होती हैं। उम्र एवं मानसिक विकास जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है उनका मानसिक विकास भी उसी अनुपात में होता है। इसी क्रम में उसका शारीरिक और संवेगात्मक विकास भी होता है। यही कारण है कि हमें विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों में अंतर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार बुद्धि के कारण भी बच्चों में भिन्नता पाई जाती है। परिपक्वता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चा स्वयं को कार्य करने में सक्षम पाता है। परिपक्वता ही सीखने का आधार है। बच्चा जन्म के समय परिपक्व नहीं होता, समय के साथ साथ वह धीरे धीरे परिपक्व होता है। परिपक्वता की शुरुआत किशोरावस्था में होती है। कुछ बच्चे जल्दी परिपक्व होते हैं तो कुछ अपेक्षाकृत धीरे। लिंग भेद के कारण लड़के लड़कियों की शारीरिक संरचना, वैचारिक पृष्ठभूमि एवं कार्य पद्धति आदि में स्पष्ट अंतर होता है। प्रायः बच्चे बालिकाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, जबकि बालिकाएं अपेक्षाकृत अधिक स्नेहमयी, कोमल स्वभाव तथा लज्जाशील होती हैं। भिन्नताओं पर आधारित प्रविधियाँ। प्रोजेक्ट प्रणाली अमेरिका में इसके खोजकर्ता किलपैट्रिक थे, जिनके अनुसार प्रोजेक्ट पूरे मन से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। इस पद्धति में विद्यार्थी अपनी पसंद के हिसाब से योजना चुनता है, जैसे कोई नाटक प्रस्तुत करना, पौधे लगाना आदि। यह विधि करके सीखो
यह विधि कर के सीखो सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में विद्यार्थियों को मिलजुल कर किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए कहा जाता है। डाल्टन प्रणाली। इस प्रणाली की शुरुआत मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने की। इस प्रणाली में विद्यार्थी को अपनी रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य करने दिया जाता है। उसे टाइम टेबल के हिसाब से कार्य करने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाता। इसमें विद्यार्थी इच्छानुसार पूरे दिन एक ही विषय पढ़ सकता है। इसमें प्रत्येक विषय से संबंध एक प्रयोगशाला बनाई जाती है। इस प्रयोग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी से एक तय सीमा में कार्य पूरा करवाना होता है। पूरे वर्ष के कार्यों को विद्यार्थी महीनों, सप्ताहों व दिनों के हिसाब से बांट सकता है। इस प्रक्रिया में अध्यापक सिर्फ एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। इकाई या विनेटिका प्रणाली। इस प्रणाली के जनक डॉक्टर कार्लटन वाशबर्न हैं। इस प्रणाली में भी बच्चों को कार्य करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसमें पूरे पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। विद्यार्थी एक इकाई का अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद दूसरी इकाई का अध्ययन करता है। इस प्रणाली में विद्यार्थी स्वयं ही अपना परीक्षण करता है। इस दौरान शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। इस प्रक्रिया में हर बच्चा उत्तीर्ण होता है। इसमें प्रत्येक विषय के लिए पृथक रूप से ग्रेड दिया जाता है। इस पद्धति में यह आवश्यक है कि विद्यार्थी ईमानदार हो। डे क्रोली प्रणाली। इस प्रणाली के प्रतिपादक डॉक्टर ओविड डे क्रोली हैं। वह बेल्जियम में प्रोफेसर थे। इनके अनुसार विद्यार्थी को उसके बचपन से ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस पद्धति में विद्यार्थियों को उनकी रुचि, योग्यता, क्षमता व स्तर के हिसाब से बांट दिया जाता है। फिर बच्चा को अपनी क्षमता के अनुसार अध्ययन करने दिया जाता है ताकि वे आगे बढ़ सके। इस प्रणाली में विद्यालय प्राकृतिक वातावरण से भरपूर होता है जिसमें बच्चों को उदार शिक्षा दी जाती है। यहाँ बालक बालिकाएं एक साथ अध्ययन करते हैं। इनकी संख्या 20-25 होती है। डे क्रोली प्रणाली में अभिभावकों का भी सहयोग लिया जाता है। इसमें विद्यार्थियों के सामूहिक भावना विकसित की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। यह पद्धति एक प्रकार से डाल्टन प्रणाली के विनेटिका प्रणाली से मिलता जुला रूप है। इसमें विद्यार्थी को सप्ताह, महीने या वर्ष भर का कार्य एक साथ दे देते हैं। इस कार्य को करने के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होती। इसमें पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जाता। विद्यार्थी को वह कार्य अपनी सुविधानुसार पूरा करने की पूरी छूट होती है। चाहे तो वह अपने कार्य को समय से पहले पूरा कर सकता है। यदि किसी कारणवश वह पूरा नहीं हो पाता तो वह उसे अगले वर्ष भी पूरा कर सकता है। कार्य पूरा होने पर विद्यार्थी को एक परीक्षा देनी होती है। अगर वह असफल होता है तो शिक्षक द्वारा इसका कारण जानने का प्रयास किया जाता है। क्रिया योजना। क्रिया योजना मूलतः कोई क्रिया योजना ना होकर शिक्षण प्रक्रिया का एक पक्ष मात्र है। अध्यापक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रियता चाहता है। जब तक कोई विद्यार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न अध्यापक से नहीं पूछता, अध्यापक को संतुष्टि नहीं होती। इस पद्धति में शिक्षक विद्यार्थी की क्रियाओं का निरीक्षण करता है। इस पद्धति में यह ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि विद्यार्थी को उसके मानसिक स्तर के अनुकूल क्रिया सौंपी जाए। इस विधि के उपयोग करने के संबंध में सोइनचेन बताते हैं कि क्रिया योजना विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय में शिक्षण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने हेतु बच्चों द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। अभिक्रमित अनुदेशन। यह विधि एक प्रकार की विनेटिका प्रणाली का ही रूप है। जिस प्रकार विनेटिका प्रणाली में पाठ्यक्रम की छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है, उसी प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन में भी किया जाता है। इसमें ये इकाइयाँ प्रोग्राम कहलाती हैं। विद्यार्थी एक एक करके प्रोग्राम पूरे करता है। एक प्रोग्राम पूरा करने के बाद ही दूसरा प्रोग्राम दिया जाता है। जो विद्यार्थी पहली बार में प्रोग्राम नहीं सीख पाता, उसे शिक्षक अपनी राय एवं सुझाव देता है। जो विद्यार्थी सीख जाता है उसे प्रबलन दिया जाता है। विद्यार्थी को तय समयावधि में ही
सभी प्रोग्राम करने होते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली इस पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल हैं। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का बगीचा। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षक एक माली हर बच्चों और बच्चा एक पौधा है। उनका कहना है कि बच्चे एक अविकसित पौधे हैं जो शिक्षक रूपी माली की देख रूप में पनपता है। इस प्रणाली में बच्चों को पुस्तकों के बोझ तले नहीं दबाया जाता, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से हंसने, खेलने, बोलने व घूमने दिया जाता है। इस पद्धति में बच्चे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मॉन्टेसरी प्रणाली। मॉन्टेसरी प्रणाली में एक छोटे बच्चे के शिक्षण के लिए प्रसिद्ध प्रणाली है। इस प्रणाली की शुरुआत मारिया मॉन्टेसरी ने की थी। यह विधि मंदबुद्धि बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पूरी तरह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। स्वतंत्रता, आत्मानुशासन, ज्ञानेंद्रियों का उचित प्रयोग आदि इस शिक्षा के आधार हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति। ह्यूरिस्टिक पद्धति इस विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति के अर्थ है मैंने खोज लिया। इस पद्धति में बच्चे विभिन्न साधनों के माध्यम से स्वयं अध्ययन करते हैं। इसके लिए बच्चे शिक्षक, निरीक्षक, विभिन्न यंत्रों और पुस्तकों की मदद लेते हैं। इस विधि से विशेषतः विज्ञान में लाभ मिलता है। इस विधि से बच्चे की जिज्ञासा प्रवृत्ति में सकारात्मक वृद्धि होती है। यह विधि बच्चे को सक्रिय बनाए रखने में सहायक होती है। इस विधि के विषय में नन ने कहा है कि क्योंकि ह्यूरिस्टिक पद्धति का उद्देश्य बच्चे को मौलिक अन्वेषक की स्थिति में रखना है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से खेल प्रणाली है। बेसिक शिक्षा प्रणाली। इस पद्धति के जनक गांधी जी हैं। इस प्रणाली में बच्चे को सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। इसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। यह पद्धति हस्तकला पर आधारित है। इस पद्धति में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने पर जोर दिया जाता है। इसमें बच्चों की आत्मनिर्भरता का भाव विकसित किया जाता है, साथ ही उन्हें आदर्श नागरिक बनने की ओर अग्रसर किया जाता है। विद्यार्थी को देश प्रेम की शिक्षा दी जाती है। इनमें सत्य एवं अहिंसा जैसे नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। इस प्रणाली में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अध्येता की विशेषताएं। नेक्स्ट होगा शिक्षण से प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू।